आइए बिहार की खबर आपको दे दूं, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन पूरा हो गया है। चुनाव लड़ने वालों की प्रॉपर्टी की डिटेल आ चुकी है। इसके मुताबिक जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। प्रशांत किशोर के पास कुल 198 करोड़ की फैमिली नेट वर्थ है। इसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास की संपत्ति भी शामिल है। प्रशांत किशोर के पास लगभग 96 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी के पास लगभग 101 करोड़ से 112 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी है। कईयों को चुनाव लड़वा चुके प्रशांत किशोर अब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन भी उन्होंने फाइल कर दिया। बांकीपुर में उपचुनाव 30 जुलाई को होने जा रहा है। प्रशांत किशोर कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, ये एनालिसिस तो अब आप करें। अजीत जी, आप बताएं। और सवाल तो उनके पढ़े लिखे होने का भी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो भी अपना दाया किया ही है। वो एमए करने के बाद उन्होंने एक और कोर्स किया है, बाहर से लैंग्वेज का एक कोर्स किया है। तो पढ़ाई उन्होंने की है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है उनका, और पैसे वाले भी हैं, ये दोनों बता ही दिया उन्होंने। और इतने बड़े आदमी, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, उसमें उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा है कि नोएडा के एक बिल्डर ने उनका भी मकान नहीं दिया। ये जो एक मामला है कि वो उन्होंने लिखा है उसमें कि उनका कई 11 साल पहले या 12 साल पहले बुकिंग कराई और अभी तक नहीं मिला। तो ये भी आम आदमी की तरह सफर कर रहे हैं उस मामले में। तो 198 करोड़ की संपत्ति वाला व्यक्ति सफर कर रहा है, और इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी होकर के, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, सब जीतेंगे या हारेंगे कि उनके फोन पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ। तो इसके बावजूद खैर वो आम आदमी की पीड़ा उसमें क्या होती है वो समझ सकते हैं हम लोग। बांकीपुर का जो चुनाव है वो हम लोग अभी चुनाव तक ये चर्चा चलती रहेगी। वो सामाजिक समीकरण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जो मैनेजमेंट की ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतलब उसमें कोई हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी। आप ये कह रहे हैं नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 पीके। कैंडिडेट नंबर 1 पीके, ठीक है। कैंडिडेट नंबर 1 योग्यता के आधार पर होगा, अपने एजेंडे के आधार पर होगा, अपनी राजनीति जो करते हैं उसके आधार पर कैंडिडेट नंबर 1 वो हैं। लेकिन एज अ पार्टी जो वहां अभी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, सोशल इक्वेशन में बीजेपी बड़ी पार्टी है, आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई है। तो प्रशांत किशोर एक लड़ाई जीत चुके हैं। अपोजिशन आज वो है, मुख्य विपक्ष बीजेपी का प्रशांत किशोर है। लंबे समय में ये राजनीति पर असर डालने वाली बात है, और चुनाव में भी वो अच्छा लड़ेंगे। पहले की तरह एक तरफा चुनाव नहीं होगा बीजेपी का। एक और खबर, भारत ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रोग्राम में अलग अलग देशों के राजदूतों, राजनयिकों, यूनाइटेड नेशन के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए भारत के कैंपेन की शुरुआत की। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण शांति के सिद्धांत पर आधारित है। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने शांतिपूर्ण दुनिया पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान देना है जहां शांति, सुरक्षा और समानता हो। सज्जन जी, ये तो भारत हमेशा से ये कहता आया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, शांति का समय है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तो अस्थायी सदस्यता वाली बात तो वो चलती रहती है, पहले भी रहा है। लेकिन कायदे से तो जो अभी उसके स्थायी 5 सदस्य हैं, वो जो शीत युद्ध के बाद जो दुनिया बनी उस समय के पावरफुल देशों को दर्शाता है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज यूरोप का हर तरीके से आप देखें तो डिक्लाइन हो चुका है। फिर भी वहां से फ्रांस और आपका ये ब्रिटेन, 2-2 देश वहां पे स्थायी सदस्य हैं। और एशिया का जो उदय हुआ है उसमें भारत जैसी देश जो है उसको स्थायी सदस्य होना चाहिए, अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप इंडिया, केवल इंडिया को नहीं बल्कि जितने भी आप कहते हैं ग्लोबल साउथ, जो कॉलोनियल से निकल के ग्लोबल साउथ से विकासशील से विकास की ओर बढ़ने की और अक्सर उनकी आकांक्षा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है जो चलती रहती है। और जो युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है वो इसलिए भी कि जब भी युद्ध होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज उससे प्रॉफिट ही कमाए हैं आज तक। बिल्कुल ठीक बात। नुकसान सबसे ज्यादा किनका होता है? जो अभी उस विकास के दौर में जो आप देख लीजिए, अभी इस क्राइसिस में सबसे ज्यादा झेल कौन से देश रहे हैं? वही जो विकासशील देश हैं।